तो बेटा आज हम लोग को चालू करना है। अगर दो सोलिनॉइड है, एक बड़ा सोलिनॉइड है एल लेंथ का और एक उससे छोटा सोलिनॉइड है एल लेंथ का, उसके अंदर रखा हुआ है। तो अगर एक सोलिनॉइड में, नहीं समझे, एक सोलिनॉइड है ये, ध्यान से समझना, इसकी लेंथ कितनी है एल, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ n1, रेडियस कितनी है r1। मैंने कहा इसके अंदर एक और सोलिनॉइड हमने रख दिया छोटा सा है, ये समझ रहे हो? इसके अंदर मतलब दो सोलिनॉइड है, एक सोलिनॉइड ये और एक सोलिनॉइड इसके अंदर। इसकी लेंथ भी कितनी है l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है n2 और रेडियस कितनी है r2। तो दो दो सोलिनॉइड है, इन दोनों अब एक सोलिनॉइड में अगर करंट पास करोगे तो इसके अंदर क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली कॉइल से होके जा रही होगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। याद आया? सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसके अंदर अंदर वाली कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अंदर वाली कॉइल में क्या जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो यही कहानी हमको आज पढ़नी है। आज की कहानी क्या है, एक बड़ा सोलिनॉइड, उसके अंदर एक पतला सा छोटा सोलिनॉइड, दोनों की लेंथ कितनी है एल, दोनों की लेंथ कितनी है। बाहर वाले सोलिनॉइड में हमने क्या पास कर दिया, करंट, तो अंदर वाला सोलिनॉइड में अपने आप क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कहानी समझ में आई क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको क्या निकालना है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ, फॉर अ पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड, टू लॉन्ग सोलिनॉइड। आपके पास दो लंबे लंबे सोलिनॉइड है ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ बेटा क्या है, इक्वल है। प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर, प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर, एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं। तो आपको उसका क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम निकालना है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सभी बच्चे सुन लीजिएगा, जो अभी आए हैं, जो पहले आ गए हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। एक सोलिनॉइड ये रहा, ठीक है बेटा, इस सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, इस सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है एल। एक सोलिनॉइड और है एल लेंथ का ही, जो कि इसके अंदर रखा हुआ है। एक सोलिनॉइड और है एल लेंथ का, जो कि इसके अंदर रखा हुआ है। इस सोलिनॉइड की भी लेंथ कितनी है एल, इस सोलिनॉइड की भी लेंथ कितनी है एल। तो दो सोलिनॉइड हमने लिए, बाहर वाला सोलिनॉइड की लेंथ एल, अंदर वाला जो सोलिनॉइड है उसकी लेंथ भी एल, ठीक है। अंदर वाले की जो रेडियस है वो कितनी है r2, अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं n2, ठीक है। मैंने कहा ये जो बाहर वाला है इसकी लेंथ कितनी है l, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं n2 और रेडियस कितनी है r1। मतलब बाहर वाले की रेडियस r1, अंदर वाले की रेडियस r2। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, पहले ये बताओ, बोलो बेटा, समझ में आई है नहीं है इतनी बात? ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है, सोलिनॉइड की एक्सिस। क्लियर हुआ इतनी बात? नहीं समझ में आया? दो सोलिनॉइड है, एक बड़ा सोलिनॉइड और एक उसके अंदर सोलिनॉइड,
मतलब एक सोलिनॉइड के अंदर सोलिनॉइड रखा है, बाहर वाले सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है एल, अंदर वाले सोलिनॉइड की लेंथ भी एल, दोनों की लेंथ एल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं n2, उसमें कितना है n1, अंदर वाले में कितना है n2, बाहर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है n1। इसकी रेडियस कितनी है r1 बाहर वाले की, अंदर वाले की रेडियस कितनी है r2। तो यहां बात आपको समझ में आई इतनी है नहीं, पहले ये बताओ क्या इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं, समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अब हमें बोला जा रहा है आपको यहां पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब कैपिटल एम हमको निकालना है इन कॉइल में क्या होगा। ठीक, एक काम करते हैं, इसमें जो बाहर वाली सोलिनॉइड है, अब एक बात ध्यान रखना, मैं बाहर वाले सोलिनॉइड की सफेद रंग से बात करूंगा, अंदर वाले सोलिनॉइड की पीले रंग से। तो बाहर वाले सोलिनॉइड में आई करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है बेटा, आई करंट, ठीक है, या कह दो I1 मान लो, ठीक है। तो लिखो एज्यूम करंट आई, एज्यूम करंट I1, कितना करंट I1 इन फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट वाली कॉइल में I1 करंट बह रहा है, यानी बाहर वाली आउटर वाली कॉइल, ठीक है। अच्छा, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनसाइड सोलिनॉइड, इनसाइड सोलिनॉइड, बेटा बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट एन आई, याद आया, आई आया या नहीं आया। लेकिन ये बताओ पहले वाले कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n1, n1 है ना, तो यहां इसको क्या लिखते हो म्यू नॉट n1 I1, समझ में आई बात। तो ये पहले वाले कॉइल में जो I1 करंट बह रहा है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसीलिए मैंने सफेद से लिखा है, क्योंकि ये पहली वाली कॉइल से जनरेट हो रहा है, अंदर वाली कॉइल से नहीं, अंदर वाली कॉइल में कोई अभी करंट नहीं है, उसमें कोई बैटरी भी नहीं है, ठीक है। बाहर वाली कॉइल में हमने बैटरी लगा रखी है, क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, अंदर वाली कॉइल में कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यही होगी म्यू नॉट n1 I1, नहीं, अगर बाहर वाले में मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है सोलिनॉइड के सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हैं अंदर से और यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी फर्स्ट वाले की वजह से ऐसे ही तो जाएंगी सब, बोलो बेटा ऐसे ही तो जाएंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये येलो वाली यानी जो दूसरी वाली अंदर वाली सोलिनॉइड है वहां से भी तो यही मैग्नेटिक फील्ड होके जाएंगी। तो अंदर वाले सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड कौन लेके जा रहा है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जो पहले वाले सोलिनॉइड ने प्रोड्यूस की है। पहले वाले सोलिनॉइड में हमने करंट I1 भेजा, तो पहले सफेद वाले सोलिनॉइड में क्या पास हुई, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर पीले वाले सोलिनॉइड से भी होते जा रही है, तो मतलब पीले वाले कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो लिखो फ्लक्स, किसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड वाली कॉइल यानी पीली वाली कॉइल में कितना फ्लक्स जनरेट होगा। तो सभी बच्चों को पता है बी फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आई है नहीं आई, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर तुम अंदर वाली कॉइल का ये वाला टर्न लेते हो तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रही, थीटा 0, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे एक कॉइल का, तो एक
कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी बी ए, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। ठीक है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट N1 I1। एरिया कितना है, एरिया कितना है, एक कॉइल का एरिया, कॉइल है सर्कुलर फॉर्म में, यानी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पाई R2 का स्क्वायर लिखोगे ना, क्योंकि अंदर वाले कॉइल की बात हो रही। पीली वाली कॉइल का एरिया रखोगे ना, क्योंकि उसमें फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। हम किसका फ्लक्स निकाल रहे हैं, सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए देखो मैंने पूरा पीला से लिखा है। हम फ्लक्स इसका निकाल रहे हैं, अंदर वाली कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा, बाहर वाली कॉइल, वही मैग्नेटिक फील्ड पीली वाली कॉइल से होकर जा रही है, तो फ्लक्स इसमें जनरेट होगा, पीली वाली कॉइल में। तो एक सर्कल में कितना प्रोड्यूस होगा, इतना। समझ में आई बात है नहीं, क्या इतनी बात समझ में आई है नहीं, आ गई। अच्छा बताओ स्मॉल एन से आप क्या समझते हो, स्मॉल एन क्या है दरअसल, नहीं, स्मॉल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद आया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितना टन्स है, 1 मीटर में कितने टन्स है, 1000 है, 2000 है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स क्या होगा, स्मॉल एन इंटू एल। सही हो या नहीं, सही है या नहीं, इतना समझ में आया। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पर आप टोटल फ्लक्स निकालो, क्या निकालो, क्या निकालो बेटा, टोटल फ्लक्स, तो बताओ सेकंड कॉइल का टोटल फ्लक्स निकलेगा, फर्स्ट सेकंड कॉइल का। अभी इस सेकंड कॉइल यानी पीली वाली कॉइल का ही तो निकाला है, एक सर्कल का। अब मैं कह रहा हूं जितने भी टर्न्स है सबका निकालो टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, जितना मैं पीला से लिख रहा हूं समझ जाना पीली वाली कॉइल के बारे में बात हो रही। तो टोटल फ्लक्स अगर सेकंड कॉइल का निकालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी जितनी भी कॉइल्स हो, नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, हर एक कॉइल के फ्लक्स को नंबर ऑफ कॉइल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब मान लो 1000 नंबर ऑफ कॉइल है, 1000 से मल्टीप्लाई, 2000 कॉइल्स है, 2000 से मल्टीप्लाई, एक कॉइल में कितना फ्लक्स है, इतना। अब मैंने कहा 1000 कॉइल है, तो 1000 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। अब बताओ इसमें टोटल कितने कॉइल है, टोटल N2L है, नहीं समझे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू L। समझ में आई बात। भाई यहां क्या लिखते हैं, N2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या लिखोगे, N2L। टोटल फ्लक्स यही तो होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल यही तो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो N की वैल्यू क्या है, N2L इनटू, और एक कॉइल का फ्लक्स कितना है, म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 का स्क्वायर। यही है या नहीं है, पहले ये बताओ, यही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, N1 है, N2 है, म्यू नॉट है, L है, पाई है, R2 का स्क्वायर है, और I1 है, यही है ना बेटा टोटल, देख लो, N2 N1 N2 म्यू नॉट L पाई R2 का स्क्वायर और I1, और ये क्या निकला, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब बताओ इस टोटल, इस अंदर के सोलिनॉइड पीले वाले जो अंदर रखा है सोलिनॉइड, उसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना है, इतना। एक कॉइल में फ्लक्स कितना था, इतना, एक कॉइल में फ्लक्स इतना था, पूरे नंबर ऑफ कॉइल्स में कितना फ्लक्स है, इतना, टोटल नंबर ऑफ कॉइल। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल क्या है, N2L, नहीं समझे, N2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N2 इंटू L। समझ में, समझ में आया या नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो टोटल फ्लक्स हमको मिल गया। अब टोटल फ्लक्स मिलने के बाद
टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला याद करो, आप सभी ने पढ़ा था, MI1, याद आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में कल ही बताया था। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? MI1, नहीं याद आया? टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में कितना निकलता है? MI1 इज इक्वल टू N1 N2 म्यू नॉट L पाई R2 का स्क्वायर I1। I1 से I1 क्या हो गया? तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया? बोलो। N1 N2 म्यू नॉट L पाई R2 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यही मुझे क्वेश्चन में निकालने को बोला गया था। बोलो समझ में आया या नहीं? समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? तो सेकेंडरी दूसरे वाले कॉइल में कितना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा? म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर इनटू L, यही होगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये इतनी कहानी थी पहले वाली कॉइल की। पहले वाले कॉइल में हम I1 करंट फ्लो करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली कॉइल से पास होके जाएगी, मतलब फ्लक्स जनरेट होगा। और मैंने कहा फ्लक्स एक कॉइल में कितना होगा? ये। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में कितना होगा? ये। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में इतना फ्लक्स होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? MI1, बताया था कल वाले लेक्चर्स में। तो MI1, I1 से I1 कैंसिल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। समझ में आ गया? तो हो तो नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो ये हम लोग का पार्ट हो गया खत्म, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चुका है खत्म। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, AC जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? AC जनरेटर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी बता रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? चलिए, नोट हो गया बेटा? तो बेटा अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है AC जनरेटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो AC जनरेटर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। AC जनरेटर, AC जनरेटर, ठीक है। AC जनरेटर क्या है? अच्छा, पहले के जमाने में अल्वा एडिशन जो थे वो बहुत ही, थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन थे। उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की और कराई, और उनको अपने नाम पे पेटेंट भी करा लिया कि उन्होंने की है ना। तो लिखित में बहुत सारे हजारों कम से कम इन्वेंशंस उनके नाम लिखी हुई हैं। उस समय उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इजाद किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो डीसी थी, डायरेक्ट करंट, और वो बहुत महंगी थी। फिर एक साइंटिस्ट अराइज हुए, यंग यूथ थे, निकोलस टेस्ला। कौन थे? निकोलस टेस्ला थे। वो उनकी कंपनी में जाके ज्वाइन किए, निकोलस टेस्ला अल्वा एडिशन के साथ। अब उन्होंने कहा जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, पहली चीज ये बहुत महंगी है, दूसरी चीज इसको आप बहुत अगर दूर भेजना है तो आप भेज नहीं सकते। अब तुम यहां इन्वर्टर लगाओ, अपने घर तक बिजली भेज पाओगे? ये डीसी वाली नहीं भेज पाओगे। अब हम कहें यहां इन्वर्टर लगा के हम अपने घर को बिजली दे रहे हैं, तो डीसी इतना लंबा ट्रेवल नहीं कर पाती, डाउन हो जाती है। तो ये चीज अल्वा एडिशन को बताया। अब अल्वा एडिशन ने क्या सोचा कि यार मैंने इतना सारा पैसा इसमें लगा दिया, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, अब इसको मैं प्रमोट करूंगा तब तो मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। क्योंकि निकोलस टेस्ला ने आके अल्टरनेटिंग करंट का इजाद कर दिया था। उन्होंने कहा ये जो करंट हमने निकाला है ये लॉन्ग, मतलब दूर दूर तक जा भी सकता है, आराम से ट्रेवल भी कर सकता है, और बहुत सस्ती तरीके से प्रोड्यूस भी हो जाएगा। मतलब इसमें ज्यादा बिजली जो आप डीसी बहुत महंगा दे रहे हो, महंगे तरीके से जनरेट हो रही है, उसको हम बहुत ही चीपली जनरेट कर सकते हैं। ऐसा निकोलस टेस्ला ने उनको एडवाइस दी जब ज्वाइन कर चुके थे उनकी कंपनी। अब उन्होंने, एडिशन ने उसको मना कर दिया, कहा कि भैया ये जो हमारा है डीसी हम इसी को प्रमोट करेंगे, अब इसको मैं प्रमोट कर चुका हूं, इसको थोड़ी ना ला सकता हूं। तो इसी वजह से निकोलस टेस्ला उनकी कंपनी से बाहर आ गए। अब वो इधर उधर करने के बाद धीरे धीरे
किसी ना किसी से इन्वेस्टमेंट लेके ऐसी इलेक्ट्रिक मतलब अल्टरनेटिंग करंट को धीरे धीरे प्रमोट करना चालू किया और लोगों तक ये बात पहुंचाई गई, है ना, कि अल्टरनेटिंग करंट भी बहुत ही बढ़िया करंट है और बहुत ही चीपली सस्ते रेट में आपको मिलेगी, और दूसरी चीज आराम से प्रोड्यूस भी हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना, है ना। जनरेटर लगाओ, उन्होंने कहा कैसे करोगे, उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, वाटरफॉल चाहिए, जहां पे पानी गिर रहा हो झरने में वहां ले जाके वो अपना डायनेमो सेट कर दे, टरबाइन सेट कर दे, पानी गिर रहा है, डायनेमो का घूम रहा है, चक्का घूम रहा है, चक्का घूमेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस होगी, करंट जनरेट हो रहा है, लो भैया करंट है, करंट फ्री में मिल रहा। अब ये चीज उनको गवारा नहीं थी एडिशन को, और उन्होंने कहा नहीं मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा, इसीलिए निकोलस टेस्ला बाहर निकला है और धीरे धीरे इस पर काम करने लगे कि भैया अल्टरनेटिंग करंट हमको देना चाहिए लोगों को, और ये सस्ता भी है और आराम से बन भी जा रहा है, समझ में आई बात। और इसकी इजाद करने के बाद फिर निकोलस टेस्ला ने काम मतलब इसको करने के बाद, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो अगर कोई बुक पढ़ ले तो उनके अंदर वो बुक पूरी 3D एनिमेशन में आ जाती थी, वो मतलब 3D स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेते थे, मतलब कोई चीज अगर देखा तो उसको देखने के बाद पूरा 3D स्ट्रक्चर 3D सिमुलेशन उनके दिमाग में अपने आप बन जाता था कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि अगर कोई बुक पढ़ ली तो पूरी बुक उनको रटी हुई है, ऐसे टाइप के इंसान थे। फिर उन्होंने क्या किया एसी के बाद वर्क करना चालू कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस ट्रांसफर पर, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर कर सके पूरे के पूरे इंडिया में, मतलब अच्छी रेंज तक। तो थोड़ी रेंज तक तो वो कर पाए, लेकिन उससे ज्यादा दूर जाने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो चुका था, मतलब अभी तक कर नहीं पाया कोई कि वायरलेसली पूरे हर जगह। अब भाई सिंपल सी बात है, हर जगह ट्रांसफार्मर लगे हुए, तार लगे हुए हैं, लोग चिपक के मर जाते हैं, जानवर चिपक के मर जाते हैं, तो मतलब उनकी सोच अच्छी थी, उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो एसी अल्टरनेटिंग करंट है इसको मैं पूरे हर जगह जहां भी रह रहा हूं हर जगह वायरलेसली ट्रांसफर कर सकूं, मतलब ये तार वार की जरूरतें नहीं, हटाओ। और वो करने की कोशिश भी की है लेकिन वो कर नहीं पाए, कर पाए लेकिन थोड़ी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाई, जैसे हम लोग बनाते नहीं टेस्ला कॉइल, सुना होगा, तो बल्ब जला लेते हैं, देखते हो ना ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे अपने इस एक्सपेरिमेंट पे। अब वो नहीं रहे तो अब कोई करना चाहे तो उस पर वर्क कर सकता है, आप लोग काम करो और बनाओ ऐसा चीज वायरलेसली, जैसे इंटरनेट क्या हो रहा है वायरलेसली ट्रांसफर हो रहा है मोबाइल्स के थ्रू, ऐसा कुछ बनाया जाए कि घर पे बस मीटर लगा हो, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है मोबाइल से कंट्रोल हो, किया मतलब तार वार नहीं लगाने पड़े, सब वायरलेसली, इलेक्ट्रिसिटी भी वायरलेस है, ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ। हाँ चलो, तो एसी जनरेटर की कहानी यहां से शुरू हुई थी। तो एसी जनरेटर है क्या, पहले ये चीज लिख लीजिए, लिखिए इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स which converts mechanical energy to mechanical energy to electrical energy, mechanical energy to electrical energy in form of alternating current, in form of alternating current। आज की डेट में हम लोग जितनी जगह पर करंट या यूज कर रहे हैं वो आज की देन पता है कौन है, निकोलस टेस्ला, इन्हीं की वजह से आज हम ये अल्टरनेटिंग करंट हर घर पे यूज कर पा रहे हैं, इन्होंने ही बनाया था। और जो बैटरा हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर, ये एडिशन की देन थी, और देख लो इसीलिए वो महंगी है, तुम एक बैटरा लगवाओ 20,000 22,000 का सेटअप लगता है पूरा, इन्वर्टर लो, बैटरा लो, उसके बाद भी ज्यादा बैकअप नहीं, सोचो दुई पंखा अगर चला लियो तो चलो चल जाएगा, लेकिन इतनी सारी चीजें चलानी है तो तुम्हारी 3 घंटे 4 घंटे ज्यादा नहीं चलेगा, टू 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 पो समझ में आई बात। तो और तुम देख सकते हो उसको बनाने में बैटरी डीसी करंट लेने में बैटरी जो कि 14,000 15,000 इतनी महंगी महंगी आती है, और ये बिजली देख लो 7 रुपए 6 रुपए 7.5 रुपए ऐसे मिल रही है ना।
और जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी पैसे से खंबे और तार लग जाते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, काम खत्म। और इसमें क्या है, खराब लो बैटरा, खराब नया बैटरा लेके आओ, इन्वर्टर खराब फिर बनवाओ, है। तो इसमें इसको कहते हैं रोस्टिंग, बिजली की रोस्टिंग। अब जैसे पावर स्टेशन ने बिजली खरीदी 10 लाख रुपए की, अब उन्होंने कहा कि भैया अब इसको मुझे चलाना है, अब 6 महीने तो चलाना ही 10 लाख बिजली, 10 लाख रुपए की, तो उसको बचाएंगे ना कहीं ना कहीं। अब कुछ लोग ज्यादा यूज करते हैं, कटिया कटिया लगा लगा के, है ना, एसी चला रहे हैं, ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए वो लोग बिजली का सही उपयोग करने के लिए रोस्टिंग कर लेते हैं। और बारिश में तो इसीलिए कटती है, आपको भी पता होगा, बारिश में कहीं तार न टच हो जाए या कहीं तार टूट के गिर गया हो तो हमें कोई के करंट न लग जाए, इसलिए बारिश में बिजली काट देते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ झिलमिल झिलमिल हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लाइट दे देते हैं। बारिश में देखो कभी कभी लाइट आती रहती है घर पे, कभी कभी। अब देखो जैसे सोलर पैनल का इजाद हो गया, एक बंदा है, पता है उसने क्या किया, बाहर का बंदा है, उसने एक जेल है, मतलब फ्रूट्स के कोई इनऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे एक जेल बनाया, और वो जेल जो है पूरी ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, अलग अलग कलर के बनाया, शीट टाइप की, और वो शीट यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। मतलब वो जो शीट है जो इनऑर्गेनिक वेस्ट से बनी, वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, और यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, बना सकती है। उसको चाहे धूप मिले चाहे ना मिले, चाहे बादल रहे चाहे धूप रहे चाहे कुछ भी रहे, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती रहेगी। बस खाली अंधेरे में नहीं बना सकती, रात में। भाई दिन में तो भले ही बादल है, यूवी रेस तो नीचे आ ही रही है ना, तो वो यूवी रेस से लाइट बना रही है, तो चाहे बादल रहे चाहे धूप रहे चाहे ना रहे, वो बना ले जाएगी। लेकिन अगर रात में वो नहीं बना सकती बस। तो ये बहुत बढ़िया इन्वेंशन हुई है, अगर ये आगे सक्सेसफुल रही तो मैं बता रहा हूं सोलर पैनल धीरे धीरे खत्म, सोलर पैनल भी खत्म, हम लोग यूवी रेस से बनाएंगे लाइट, लाइट बनेगी यूवी रेस से, चाहे बादल रहे चाहे ना रहे तब भी लाइट बन रही है दिन में। बात समझ में आई? तो एसी जनरेटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल वर्क को है, जो कि मैकेनिकल वर्क को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मतलब जो हम कर रहे हैं, मान लो मैं टरबाइन को घुमा रहा हूं तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों से मिलाकर बनती है मैकेनिकल एनर्जी, और वही किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, अल्टरनेट करंट। किस फॉर्म में मिलती है बेटा, अल्टरनेट करंट। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, कौन सा करंट बेटा, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, अ करंट विच चेंजेस इट डायरेक्शन, अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एक बात याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन क्या करते रहते हैं, चेंज, मतलब में चेंज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, तो डायरेक्शन के साथ साथ कभी कभी में चेंज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, मतलब ये कभी कभी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन भी चेंज करते हैं और मैग्नीट्यूड भी कभी कभी चेंज करते हैं। तो मतलब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भाई डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करते रहेंगे, बट मैग्नीट्यूड भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये किस प्रिंसिपल पर प्रोड्यूस हो रहा है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहा है, तो ये बेटा ये वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ये इस प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है, और इसी की वजह से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ। तो निकोलस टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट का बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने बताया था, फैराडेस ने। किसने बताया था, फैराडे ने। यही तो बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अगर कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और किसी पर्टिकुलर एरिया को पास करके जा रही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, और अगर बार बार किसी चीज में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा प्रोड्यूस, और करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, और वही करंट जो मिला है वही अल्टरनेटिंग करंट है। जो हमें इंड्यूस करंट मिल रहा है वो कौन सा करंट है,
अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग। बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर हुआ? नहीं आया? अब बेटा हम लोग बात करेंगे एसी जनरेटर की। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। तो बेटा हम लोग एक तरफ बनाते हैं नॉर्थ, एक तरफ बनाते हैं साउथ पोल। ठीक है? इसके बीच में एक कॉइल रखी रहती, क्या रखी रहती? आर्मेचर कॉइल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्मेचर कॉइल। एक रिंग यहां लगी रहती है, एक रिंग यहां लगी रहती है, और यहां से कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। कौन से ब्रशेस? कार्बन ब्रशेस। और यहां से कनेक्ट करके हम लगा देते हैं कोई लोड। लोड का मतलब हम लगा देते हैं यहां पे बल्ब। क्या लगा देते हैं? बल्ब। लोड लगा देते हैं। ये लोड है। ये क्या है? लोड है, बल्ब है ये। अब बेटा ध्यान से सुनना, और यहां पे लगा होता है एक एक्सेल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेल। एक्सेल मतलब समझ रहे हो, जिसको घुमाते हैं। आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल होता है, जनरेटर, तो ट्यूबवेल में देखा नहीं होगा, इसे घ घ घ घ घ घ घ घ घ, देखा ना, निकाल लेते हैं बाहर। तो ट्यूबवेल जो है वो भी तो एसी जनरेटर ही है। और देखना ये शादी वादी में पीछे चला देते हैं, पूरी शादी की बिजली चल रही है। अच्छा तुमने देखा होगा जब लोड बढ़ता है तो वो क्या करता है? गै गै गै, खूब तेज से बोलता है ना, मतलब चल रहा है, बहुत ताकत पड़ रही है उसके ऊपर, ऐसा लगता है उसको देख के। और सही बात है। अभी बताई थे। मतलब जिस तरह चल रहा होगा उस तरह में लगता है कि और बहुत जैसे उसमें लोड पड़ रहा है, और लोड पड़ता है तो वो उसी तरह से आवाज भी निकालने लगता है। समझ में आई बात? तो बेटा ये जो आर्मेचर कॉइल होती है, इधर ध्यान से सुनो। अब जो हम लोग पंखे में मोटर लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, डायनेमो में लगाते हैं, तो इस आर्मेचर कॉइल में कौन सी कॉइल है ये? आर्मेचर कॉइल। कौन सी कॉइल? अब तुम लोग कभी मोटर वोटर खरीदने जाते होगे तो पूछते होगे भैया ये कॉपर का अंदर फिलिंग है या एल्यूमिनियम का? तो बेटा अगर आपको एल्यूमिनियम की वायरिंग करके दे रहे हैं तो वो मोटर बहुत खराब है, वो जल्दी जल जाएगी, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तांबे से अगर भरे होंगे तो उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं कॉपर भरा हुआ पंखा बहुत अच्छा चलता है और ज्यादा दिन तक चलता है। और एल्यूमिनियम भरा होगा तो चलेगा उसमें भी, लेकिन उतना अच्छा नहीं। नहीं, घूमेगा सब कुछ, वही सब चलेगा, लेकिन वो जलने की चांसेस ज्यादा होते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। ठीक है, स्पीड भी कम रहती है। तो एसी जनरेटर में एक होता है एक्सेल, और नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जा रही होती है? मैग्नेटिक फील्ड, ये आर्मेचर कॉइल, ये स्लिप रिंग। कौन सी रिंग बेटा? स्लिप रिंग। और ये है कार्बन ब्रशेस। क्या है बेटा ये? कार्बन ब्रशेस। और यहां क्या लगा रखा है आगे? लोड। तो ये स्लिप रिंग है S1, ये स्लिप रिंग है S2, ये कार्बन ब्रशेस है B1 और ये कार्बन ब्रश है B2। ठीक है? ठीक है। जैसे जैसे, अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे इस एक्सेल को घुमाएंगे, ध्यान से सुनना, ये क्वाइल भी ऐसे घूमेगी, क्वाइल भी तो घूमेगी ऐसे गोल 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 गोल। अब ध्यान से सुनना, भाई साहब कुछ ले लिया जाए। हाँ, ये क्वाइल है, क्वाइल कुछ ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा कितना? 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड अभी पूरी जा रही है, मतलब मान लो 4 मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके जा रही, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ध्यान से सुनना, अब ये कॉइल ऐसे घूम गई, अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अब ये कॉइल ऐसे हो गई सीधे। अब बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड इससे कोई भी जा रही होगी? नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या हो गया? 0। फिर ऐसे आया, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 4। फिर ऐसे 0 4 0 4 0 4 0, बार बार क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बार बार तो क्या होगा? अगर बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और फिर क्या होगा इंड्यूस? करंट। और वही करंट हमको आके यहां लोड पे मिलेगा और बल्ब जलने लगेगा। बात समझ में आई है नहीं है?
तो यहीं पर फैराडे आए, देखो ध्यान से। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इसको किसने दिया था? फैराडेज लॉ ने। किसने दिया था बेटा? फैराडेज लॉ, फैराडेज ने दिया था। क्या बोला था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ कंडक्टिंग कॉइल, लिंक्ड विद अ कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। भाई अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी इस कंडक्टिंग कॉइल से पार करके जा रही हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है इस कंडक्टर से और वो लगातार चेंज हो रही हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है? चेंज। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या इंड्यूस होगा? क्या इंड्यूस होगा? करंट। बात समझ में आ गई? क्या इंड्यूस होगा बेटा? करंट। अगर सर्किट कैसा होगा? इफ, अगर क्या होगा? सर्किट क्या होगा? क्लोज होगा, तब करंट इंड्यूस होगा, अन्यथा नहीं। बात समझ में आई? तो उस समय केवल ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होगा। बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? तो इस तरह से फैराडे ने बताया था क्या, कि अगर, अभी सब बता रहा हूं। कार्बन ब्रेसेस का पता है क्या काम है? अब ये मोटर घूमेगी, ध्यान से सुनना। अब मोटर घूमेगी तो ये तार जो है इस स्लिप रिंग में ऐसे अटैच होंगे, ध्यान सुनना। ये वायर है, अब ये मोटर गोल गोल घूम रही है तो तार उलझ सकता है ना, तो ये रिंग में ये तार छुआ हुआ है। अब ये मोटर घूमेगी तो ये तार भी इसी में टच करते हुए गोल गोल क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। अगर सोचो ये रिंग ना होती तो क्या होता? ऐसे घूमता है, दोनों तार उलझ जाते। और ये रिंग किससे कनेक्टेड है? ब्रशेस से। रिंग मान लो घूम रही है, रिंग भी घूम रही है। अगर रिंग घूमेगी, रिंग भी घूमेगी तो इस ब्रश से ही तो कनेक्टेड है। ब्रश तो दूर भी हो सकता है, क्या तार उलझने के कोई चांसेस है? नहीं। तो तार ना उलझे इसलिए हम लोगों ने कार्बन ब्रशेस लगाए हैं। अच्छा तुम खुद ही सोचो, हमने दोनों को जोड़ रखा है और ब्रशेस नहीं है मान लो, अब कॉइल घूमी तो तार ऐसे में जुड़ जाएंगे। और सोचो ब्रश है तो ब्रश केवल छुए हुए हैं, तो रिंग पूरी घूम रही है, ब्रशेस टच है। अब वहां से जो भी आएगी इलेक्ट्रिसिटी ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस से होते हुए कहां चली जाएगी? बल्ब में, और बल्ब जलने लगेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ? समझ में आई बात? क्लियर हो गया? इसको हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, चलो इसको साइड कर दो। तो ध्यान से सुनना, S1 और S2 क्या है? S1 और S2 क्या है? बोलो। स्लिप रिंग्स। क्या है बेटा? स्लिप रिंग, स्लिप रिंग्स, जो कि किससे बनी होंगी? कॉपर से। किससे बनी हुई होंगी बेटा? कॉपर से बनी होंगी। मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन, इनका काम क्या है? लिख लो। मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन, मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश, आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश। आर्मेचर कॉइल और ब्रशेस के बीच में कांटेक्ट मेंटेन करके रखती है कौन? स्लिप रिंग्स। और B1 और B2 क्या है? बोलो। B1 और B2 क्या है? कार्बन ब्रशेस। क्या है बेटा ये? कार्बन ब्रशेस। इनका काम भी आप जानते हो। कार्बन ब्रशेस का काम क्या? मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन, मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन, किसके बीच में कांटेक्ट बना के रखते हैं? रिंग्स एंड लोड, रिंग्स एंड लोड। तो लोड और रिंग के बीच में कौन कांटेक्ट बनाकर रखे हैं? ब्रशेस। कौन से ब्रशेस बेटा? कार्बन ब्रशेस। बोलो समझ में आ गई इतनी बात या नहीं? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं? आ गया?
बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अब बेटा इसकी वर्किंग है, ठीक है, और वर्किंग जो है वो हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। ठीक है, इसकी वर्किंग हम लोग कल पढ़ेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। वर्किंग कल पढ़ेंगे और कल एसी जनरेटर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, कल वर्किंग देखेंगे हम लोग।